अनुज, कितने धक्के लग रहे हैं इस गाड़ी में। मुझे यहाँ की रोड बिल्कुल टूटी फूटी है क्या? माँ तो कह रही थी कि अब गांव नहीं रहा, शहर जैसा बन गया, फिर भी इतनी बुरी हालत है यहाँ की। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। अभी भी कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जो शहर की तरह बन रहे हैं। बहुत जल्द हमारे गांव में भी रोड बन जाएगी। कुछ देर टूटी सड़कों को देखते हुए गाड़ी में धक्के खाते हुए शीतल अपने ससुराल आती है। क्योंकि शीतल का घर अच्छा बना था, इसलिए उसे रहने में कोई परेशानी नहीं होती। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन। बहू, सामान पैक कर लो, हमें कल तुम्हारी बुआ सास के घर जाना है, उसके पोते का जन्मदिन है। और भाभी, जो भी सामान लगे ना याद से रखना, बुआ का गांव बहुत बुरा है, वहाँ के लोग अच्छी चीज देखते नहीं कि चोरी पहले ही कर लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं कोई महंगी चीज रखूंगी ही नहीं। शादी के बाद पहली बार शीतल अपने पूरे ससुराल वालों के साथ घर से बाहर आती है और वो लोग 1 घंटे तक रोड के किनारे खड़े रहते हैं। अनुज, हमें पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, कब गाड़ी आएगी? अगर मैं अभी शहर में होती ना तो अब तक मेट्रो में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी होती। शीतल, तुम सही कह रही हो, पर यहाँ का हाल ऐसा ही है और यहाँ तो किसी को मेट्रो के बारे में भी नहीं पता। भाभी, ये शहर नहीं गाँव है, यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है। वो देखो आगे हमारी गाड़ी, उस ऑटो में ही बैठकर हम जाएंगे। ऑटो के आते ही आसपास के खड़े लोग आपस में एक दूसरे को धक्का देकर ऑटो में बैठने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से शीतल को ऑटो में सीट मिलती है और उसमें भी एक औरत अपने सामान की कुछ पोटली शीतल के हाथों में थमा देती है। अरे बाहू, तुम खाली बैठी हो, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, मेरी ये पोटली संभाल लो। अरे ड्राइवर, मैं सही से बैठ नहीं पा रही, उन लोगों को बोल थोड़ा थोड़ा खस के। अरे बहन, जरा कोने में दब जाओ, मुझे भी बैठना है। आंटी जी, यहाँ जगह नहीं है तो आप दूसरी गाड़ी में बैठकर आना, मैं यहाँ से कहीं नहीं होने वाली, वैसे भी मैं दबी हुई हूँ। बहू, अगली गाड़ी 2 घंटे के बाद आएगी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ले। न चाहते हुए भी शीतल को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर में वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, जहां आशा अपनी नंद के पोते का जन्मदिन मनाकर वापस घर आती है। वापस आते हुए उन्हें तांगे का सहारा लेना पड़ता है और तांगे में वो लोग बस स्टॉप की ओर जाते हैं। बुआ सास का गांव तो बहुत सुंदर है, रोड भी सही बनी है, पर यहाँ गाड़ी की कितनी दिक्कत है। पर शुक्र है ये तांगा मिल गया, यहाँ से अच्छा तो हमारा शहर है। आपको पता है दिल्ली में हर जगह मेट्रो है, अगर गांव में भी मेट्रो होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम ना होती। भाभी, आखिर ऐसा क्या है उस मेट्रो में जो आप हर समय मेट्रो मेट्रो करती हैं? कभी हमें भी घुमाओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार आप सब मेरे साथ दिल्ली चलना, फिर मैं आपको मेट्रो से पूरी दिल्ली घुमाऊंगी। शीतल अपने ससुराल वालों को दिल्ली मेट्रो के बारे में बताती है, जिसे सुनकर काजल की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। बातें करते करते वो लोग बस स्टॉप तक पहुंचते हैं और बस से अपने घर। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन। अनुज, हमारी शादी को इतने दिन हो गए, अभी तक मैं कहीं नहीं गई, कम से कम मुझे गाँव से बाहर कहीं घुमा कर तो ले आओ। बस इतनी सी बात? वैसे मेरी 2-3 दिन की छुट्टी है और यहाँ से उदयपुर पास पड़ता है, सिर्फ 4-5 घंटे का रास्ता। चलो हम कल ही उदयपुर चलते हैं। बाहर घूमने का नाम सुनकर ही शीतल की खुशी दुगनी हो जाती है और वो जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती है। अगले दिन शीतल अनुज के साथ उदयपुर के लिए निकलती है और जैसे वो लोग बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बस स्टैंड पर काफी भीड़ है और लोग बस में एक दूसरे को धक्का देकर चल रहे हैं। तो कुछ लोग खिड़की से अपना सामान सीट पर रखकर सीट रिजर्व कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ अनुज भी करता है। शीतल, मैंने हमारी सीट पर रुमाल रख दिया है और अब जल्दी से जाकर तुम सीट पर बैठ जाओ। बस में बहुत भीड़ है, मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए बस की छत पर जा रहा हूँ सामान लेकर बैठने। लाओ जल्दी से सारा सामान मुझे दे दो, वरना ऊपर की सीट भी फुल हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा भीड़, फिर आज से पहले मैंने गाड़ी में बैठने के लिए इतनी मारामारी कभी नहीं देखी। अभी तुमने कुछ नहीं देखा, अब जल्दी से बैठ जाओ, अगर सीट छिन गई तो खड़े होकर जाना पड़ेगा। अनु शीतल को उसकी सीट पर बिठा देता है और खुद जाकर बस की छत पर सामान लाकर बैठ जाता है और लंबा सफर करने के बाद वो लोग उदयपुर पहुंचते हैं, जहां उदयपुर घूमने के बाद शीतल का मूड तो अच्छा हो जाता है, पर वापस जाना भी तो वैसे जाना पड़ेगा और ये सोचकर उसे अपनी मेट्रो की बहुत याद आती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन। माँ जी, मेरे भैया का रिश्ता लग गया, अगले महीने उसकी शादी है। माँ ने हम सबको बुलाया है, तो हम सब कब जाएंगे दिल्ली? हाँ बेटा, हम जानते हैं और हम जल्दी ही तुम्हारे शहर में जाएंगे। मैंने अनुज से कह दिया है कि वो ट्रेन की टिकट निकलवा ले, बस आता ही होगा। पापा, आपने बोला और मैंने आपका काम कर भी दिया। 2 दिन बाद हमारी टिकट है, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे और फिर हम देखेंगे दिल्ली की मेट्रो, जिसके बारे में हर समय शीतल जिक्र करती है। क्या 2 दिन बाद की टिकट है? बहू, फिर तो तू आज ही सारा सामान पैक कर ले, हमें कल रात को ही निकलना होगा ताकि हम समय से परसों सुबह की ट्रेन पकड़ सके। यहाँ पर गाड़ियों की बड़ी दिक्कत होती है।
अपनी सास के कहने पर शीतल और उसका पूरा परिवार अपना अपना सामान पैक कर लेता है और वो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए एक रात पहले ही घर से निकल जाते हैं और सही समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और कई घंटों का सफर करके दिल्ली पहुंच जाते हैं। भाभी आपका शहर तो सच में बहुत सुंदर है। यहाँ की रोड कितनी अच्छी और कितनी सारी गाड़ियां हैं। हम कैसे जाएंगे आपके घर? हम यहाँ से घर मेट्रो में जाएंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगी दिल्ली मेट्रो कैसी है। यहाँ से घर मेरा दूर है इसलिए मेट्रो लेनी पड़ेगी। दिल्ली आकर शीतल बहुत खुश होती है और अपने पूरे परिवार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेट्रो स्टेशन पर जाती है, जहां वो इन सभी के लिए लाइन में लगकर मेट्रो टिकट लेती है और उनके हाथों में टिकट देते हुए उनसे कहती है, यहाँ से एंट्री होती है। जब हम इस टिकट को इस लाल वाले निशान पर रखते हैं तो ये छोटा सा दरवाजा खुलता है। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, आप लोगों का टिकट इस निशान पर लगाऊंगी और जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा आप लोग अंदर चले जाना। अब जैसा शीतल उनसे बोलती है उसका पूरा परिवार वैसे ही करता है। वो लोग एक एक करके टर्न स्टाइल से एंट्री लेते हैं और जब वो एस्केलेटर देखते हैं तो एस्केलेटर देखकर डर जाते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है, ये सीढ़ियां अपने आप चल रही हैं। अरे मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं गिर न जाऊं। डरिए मत पापा जी, आप नहीं गिरेंगे। आप बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं हूं ना। आप लोगों को भी एक्सेलेटर पर चलना आ जाएगा, बहुत आसान होता है। इतना बोलकर शीतल अपने घर वालों का हाथ पकड़ के एक एक करके उन्हें एस्केलेटर पर चढ़ाती है। कुछ देर बाद वो लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और जैसे ही मेट्रो आती है शीतल सभी को अपने साथ मेट्रो के अंदर ले जाती है। ये है मेट्रो, अब देखना कितनी जल्दी हम अपने घर पहुंचते हैं। पूरी मेट्रो कितनी साफ सुंदर है, यहाँ की सीट भी कितनी अच्छी और कितनी ठंडक भी महसूस हो रही है मेट्रो के अंदर। बाहर का नजारा भी कितना अच्छा लग रहा है और नीचे कितनी सारी गाड़ियां चल रही हैं। शीतल, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मुझे मेट्रो का सफर बहुत अच्छा लगा। ये तो बस शुरुआत है, जब मैं आपको मेट्रो से पूरी दिल्ली घुमाऊंगी तब आपको और अच्छा लगेगा मेट्रो का सफर। और आपको पता है मेट्रो सिर्फ ऊपर ही नहीं जमीन के नीचे भी चलती है। इस तरह शीतल अपने घर वालों को मेट्रो के बारे में बताते हुए और दिखाते हुए पूरे रास्ते चलती है और कुछ देर में वो लोग अपना डेस्टिनेशन द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, जहां बड़ा सा मेट्रो स्टेशन और वहां पर बिक रही चीजें देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग घर जाते हैं और अगले दिन, भाभी शादी को तो अभी बहुत टाइम है, आप मुझे फिर से मेट्रो में बिठाने ले चलो ना। हाँ बहू, मुझे भी शहर की मेट्रो बहुत पसंद आई, एक बार मुझे फिर से मेट्रो में बैठना है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, चलिए आज मैं आप सबको लाल किला दिखा कर लाती हूँ। अपने परिवार वालों के कहने पर शीतल सभी को फिर से मेट्रो ले जाती है, जहां पर अपने पति को मेट्रो के बारे में समझाती है ना मेट्रो गांव की बस गाड़ी से ज्यादा अच्छी। हम मेट्रो की मदद से कहीं पर भी आना जाना काफी आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता और आपको पता है कम से कम पैसों में हम मेट्रो में दिल्ली से नोएडा और गुरुग्राम जैसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में आराम से पहुंच सकते हैं। ये मेट्रो इतनी ज्यादा किफायती है। भाभी ये देखो, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। काजल, यही है लाल किला। बस हमारा स्टेशन आता ही होगा, जिसके बाद हम स्टेशन से उतरकर 10 रुपए का रिक्शा लेंगे और लाल किला पहुंच जाएंगे। इस तरह कुछ दिन शहर में रहकर काजल अपने पूरे ससुराल वालों को मेट्रो से पूरी दिल्ली घुमा देती है और शादी खत्म होने के बाद जब पूरा परिवार अपने गांव वापस आता है तो आशा अपनी बहू से कहती है, बहू तू सही कहती थी, गांव बहुत पीछे है शहर के मुताबिक। शहर ने तो बहुत तरक्की कर ली है, तुझे यहाँ रहने में सच में बहुत दिक्कत होती होगी ना। मैं अनुज से कहूंगी कि वो भी अच्छे से काम करे ताकि हम शहर में शिफ्ट हो सके। आशा की बातें सुनकर शीतल खुश हो जाती है और दिल्ली में अपने ससुराल वालों के साथ रहने के सपने देखने शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों में शीतल अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और अब आराम से मेट्रो से ट्रैवल करती है। पंखुड़ी, ये सब कैसे हो गया? रवि, मैं अनाथ हो गई। मुझ गरीब का अब कोई नहीं इस दुनिया में, अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। पंखुड़ी काफी ज्यादा गरीब थी और माँ बाप काफी ज्यादा बीमार थे और पैसे न होने की वजह से पंखुड़ी अपने माता पिता का इलाज नहीं करवा पाती, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है और रवि के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए रवि उससे शादी करके घर आता है। ये लो माँ जी, मैं ना कहती थी आपका ये नालायक बेटा किसी लड़की से शादी करेगा। देखो आ गया इस गरीब से शादी करके। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे सपने देखे। मैंने सोचा था बड़ी बहू की तरह मेरे घर में कोई अमीर घर की लड़की आएगी और तू इस गरीब को उठा कर ले आया। मैं इस गरीब को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। बस करो माँ, क्या हो गया है अगर रवि ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो? और ये मेरा आखिरी फैसला है, रवि अपनी बीवी के साथ यहीं इसी घर में रहेगा। विक्रम अपने भाई और उसकी पत्नी को घर में रहने की जगह देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सुनीता और सुमित्रा पंखुड़ी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ऐसे ही एक दिन,
वैसे तो मेरे घर के लिए नौकरानी रखने की सोच रही थी मैं, पर सोच रही हूँ कि तुम जैसी गरीब किस काम आएगी। चलो घर के कामों में लग जाओ। दीदी मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसलिए आप और माँ जी मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरा भी आपसे वादा है, एक दिन आप और माँ जी मुझे दिल से अपना लेंगे। पंखुड़ी की यह बात सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकालने की प्लानिंग करने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पंखुड़ी खाना बनाकर दूसरे काम में लगती है तो मौका देखकर सुनीता उसके खाने में मिर्च मसाले ज्यादा गिरा देती है और जब पूरा परिवार खाना खाता है। हे भगवान, सब्जी में मिर्च डाली है या मिर्च में सब्जी? खाना बनाना नहीं आता क्या? माँ जी आप ये खाना मत खाना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब क्या है पंखुड़ी? एक बार हम लोगों की न सही पर माँ की सेहत का तो ख्याल रख लेती। पर भैया मैंने तो खाने में थोड़ी सी मिर्च डाली थी बस। भोली तो तू ऐसे बन रही है जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं। बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ तुझे, तू मुझे मारना चाहती है। पूरा परिवार पंखुड़ी को भला बुरा सुनाकर चला जाता है और रवि कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो 15,000 की जॉब करता था और पूरा घर विक्रम के पैसों से चल रहा था। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब विक्रम अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाता है तो मौका देखकर सुमित्रा अपनी अमीर बहू के साथ मिलकर अपने बेटे बहू को घर से निकाल देती है। मैंने तुझे बहुत प्यार किया था पर तू नालायक निकला। अगर तू विक्रम जैसा लायक निकलता तो आज मैं तुझे सीने से लगा के रखती, पर तू इस गरीब के पीछे पागल है, इसलिए इस गरीब के साथ निकल जा। माँ आज आपने दिखा दिया, माँ बाप भी बच्चों में भेदभाव करते हैं। आप रहिए अपनी अमीर बहू के साथ। चलो पंखुड़ी अब हम इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे, यहाँ हमारा कोई नहीं है। रवि पंखुड़ी का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी गली में एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब पंखुड़ी अपने पति के साथ बाजार में सब्जी लेने जाती है तो वो सस्ती सब्जियां लेती है और तब वहां सुनीता महंगी सब्जियां लेकर आती है और अपनी गरीब देवरानी को देखकर उसकी गरीबी का मजाक बनाती है। देखिए माँ जी, कुछ गरीब ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए ढंग की सब्जी भी नहीं ले पाते और एक हम हैं जो इतनी महंगी सब्जियां लोगों को दान कर देते हैं। अरे बहू घर चलते हैं, लेट हो रहा है, ऐसे गरीबों के मुंह नहीं लगना चाहिए। माँ जी माना कि मैं गरीब हूँ, मेरा पति कम कमाता है, पर हैं तो हम आप के ही बच्चे। कुछ नहीं हो तुम दोनों मेरे, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। सुमित्रा एक बार फिर अपनी अमीर बहू के साथ मिलकर अपनी गरीब बहू का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनीता के घर के काम नहीं हो पाते, इसलिए वो 4-5 नौकर रख लेती है। ऐसे ही एक दिन घर में सुमित्रा के कुछ नौकर काम कर रहे होते हैं तो वहीं पंखुड़ी अपने घर के काम खुद कर रही होती है और ये देख सुनीता अपनी गरीब देवरानी को ताने कसती है। तुम भी कभी कभी सोचती होगी ना कि काश तुम भी अमीर होती तो अपने घर का काम खुद ना करके नौकरों से करवाती, पर अफसोस देखो तुम खुद अपने घर की नौकरानी बनी बैठी हो। तो क्या हुआ दीदी, अपने घर का काम करने में शर्म कैसी है? हाँ सही कहा तुमने, पर तुम्हारे पास पैसे होते तो शायद तुम भी अपने घर में नौकर ही लगवाती ना कि खुद काम करती। सुनीता अपनी देवरानी को ताने देकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनीता हर समय अपने नौकरों पर चिल्लाती रहती है। ऐसे ही एक दिन, कमला इसे तुम खाना कहती हो? कितना गंदा स्वाद है इस खाने का। क्या मैं अपने मेहमानों को ये खाने में दूंगी? फिर से सारा खाना बनाओ और इस खाने को कुत्तों में दे देना। और तुम ऐसे डस्टिंग की जाती है? घर की हर जगह धूल है, जल्दी से डस्टिंग का काम खत्म करो, कपड़े भी इस्त्री करने हैं। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। इस घर के अलावा भी मैं 4-4 घरों में और खाना बनाती हूँ, पर उन्होंने कभी भी मेरे खाने में नुकसान नहीं निकाला। पर ये तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं नहीं करने वाली इसके यहाँ काम। अरे सही कह रही हो तुम, जीना तो उसने मेरा भी हराम कर दिया है। बस इस महीने की सैलरी ले लूं, उसके बाद हम सभी नौकर एक साथ इसका काम छोड़ देंगे। सुनीता के घर के नौकर भी सुनीता की इन हरकतों से परेशान हो जाते हैं। जहां सुनीता अपने घर के नौकरों को गुलाम समझती है तो वहीं धीरे धीरे पंखुड़ी के घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। पंखुड़ी तुम्हें पता है मेरी सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ गई हैं। अगले महीने मेरे अकाउंट में 15 नहीं 35,000 आएंगे। अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। ये बात मैं माँ जी को बताकर आती हूँ। नहीं पंखुड़ी, कहाँ हम गरीब कहाँ वो अमीर। उनके घर में 4 नौकर हैं और हमारे घर में कुछ नहीं है। भले ही मैं 35,000 कमा लूं पर उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अगले महीने जब मेरी सैलरी बढ़कर आएगी तो हम घर में पकवान बनाएंगे और साथ में मिलकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे।
जहां एक तरफ गरीब परिवार एक एक पैसे जोड़कर अपनी खुशियां बटोर रहा था, तो वहीं अमीर सुनीता अपने पैसों के घमंड में जीती है। देखते ही देखते सुनीता का जन्मदिन आ जाता है और सुनीता अपने घर में कुछ मेहमानों को इनवाइट कर लेती है, पर जन्मदिन वाले दिन ही सुनीता के सारे नौकर काम छोड़ देते हैं। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, नौकरों ने एक साथ काम छोड़ दिया और आज घर में मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी है। अब मैं अपने घर आए मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, दीदी, रवि जी की पोस्ट बढ़ गई और उनकी सैलरी भी, इसलिए इस खुशी में मैंने और रवि जी ने घर में 10 तरह के पकवान और आपकी भी पसंद के बनाए हैं। क्या आज हम सब एक साथ खाना खा सकते हैं? शायद तुम भूल गई हो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम जैसी गरीब के घर का खाना खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आज मैं खुद अपने घर में 56 भोग बना रही हूँ। अगर खाना बचा तो तुम्हारे घर भी भिजवा दूंगी। सुनीता की बात सुनकर पंखुड़ी उदास वहां से चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सुनीता अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद आलू के पराठे, पनीर की सब्जी और पूरी बनाती है और कुछ खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती है। कुछ ही देर में सारे मेहमान उसके घर में आ जाते हैं और जब वो खाना खाने बैठते हैं तो ऑर्डर किए हुए खाने में से बदबू आ रही होती है और सुनीता ने जो खाना बनाया होता है वो भी बेस्वाद होता है। सुनीता, क्या तूने हमें यहाँ इतना घटिया खाना खाने के लिए बुलाया था? आज तेरा जन्मदिन था, कम से कम आज के दिन एक हलवाई तो रख लेती। कहने को तो इतनी अमीर है और खाना इतना घटिया। अरे ऐसा खाना तो रोड पर घूम रहे भिखारी भी नहीं खाते। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये खाना तो बस आपको टेस्ट करवाने के लिए था। माफ करना, आपको खाना पसंद नहीं आया। असली खाना तो मेरे घर में बना है। आप सब मेरे घर में चलिए, यहाँ तो बस केक काटना था। तुम दिखाना क्या चाहती हो कि अमीर को पकवान बनाने नहीं आते और मेरे मेहमान तुम जैसी गरीब के घर का पकवान खाएंगे? दीदी, अमीरी गरीबी बाद में कर लेना, अभी मेहमानों को भरपेट खाना खाकर जाने दो। पंखुड़ी के बोलने पर सुनीता चुप हो जाती है और अपने सभी मेहमानों को पंखुड़ी के घर में ले जाती है, जहां सभी मेहमान पंखुड़ी के हाथों की रुमाली रोटी, पराठा, दम आलू, फ्राइड राइस जैसे पकवान खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ करके जाते हैं। ये सब देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनीता से कहती है, बहू, अगर तूने अपने पैसों की पट्टी मेरी आंखों पर ना बांधी होती तो मैं अपनी हीरे जैसी बहू को कभी ना ठुकराती। बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पंखुड़ी, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रहेंगे। भाभी, हमने आपको माफ कर दिया, पर अब हम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अभी तक मैं आपके बराबर नहीं कर पाया हूँ और मैं आपके साथ तब रहूंगा जब मैं आपकी बराबरी कर लूंगा। उस दिन के बाद रवि और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और 2 साल में वो भी अपने भाई की तरह अमीर बन जाता है और उसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहता है।